हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है वो सेम के ऊपर हमारा पार्ट 4 है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन एंड WHO क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया है। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया इन NRC के बारे में देखा है। थर्ड वीडियो के अंदर हमने एपेटाइट टेस्ट के बारे में देख लिया है। तो ये फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर हम पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करने वाले हैं। तो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस बोल लीजिए या क्लिनिकल फीचर्स बोल लीजिए, जो सेम यानी कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाला जो बच्चा होता है उसके अंदर बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये कौन कौन से चेंजेस है, तो सबसे पहले ये जो चेंजेस है इनके नेम देख लेते हैं। टोटल 12 फीचर्स है जो हमें देखने को मिल सकते हैं। सब ये 12 के 12 सब बच्चों में प्रेजेंट नहीं होते, बट ये इतने सारे में से कोई भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले इनके नेम देखेंगे हम, एंड उसके बाद हर एक के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। सबकी मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर सबसे पहला है मसल वेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद है इडीमा, हेयर चेंजेस, पोर्ट बेली, हिपेटोमेगाली, डायरिया, रिकरेंट इन्फेक्शन। उसके बाद है एनेमिया, एपैथी, रिड्यूस्ड कार्डियक फंक्शन, शोक एंड आई चेंजेस। तो ये सब कुछ चेंजेस है जो हमें सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मसल वेस्टिंग कि भाई जो ये माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं उनके अंदर मसल वेस्टिंग क्यों होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये मसल वेस्टिंग के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मसल वेस्टिंग क्यों होता है। तो कि जो ये सेम वाला बच्चा है, माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा है, वो ठीक से फूड नहीं ले रहा है, ठीक है। तो हमारे फूड के अंदर से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फिर मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सब कुछ मिलता है ना। तो ये बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, तो इसको कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो है वो इसके बॉडी के अंदर ठीक से नहीं पहुंचेंगे। तो ड्यू टू पुअर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अब इसके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, तो क्या होगा? तो कि कैलोरी डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। जनरली कार्बोहाइड्रेट के अंदर से जो रेगुलर एक्टिविटी करने के लिए एटीपी चाहिए वो बनते हैं ना। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं इस बच्चे के अंदर अभी, क्योंकि वो ठीक से खा नहीं रहा है। तो क्या होगा? तो कि कैलोरी डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, कैलोरी डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। एंड फेट एंड अदर टिश्यू के अंदर से जो प्रोटीन होगी ना, वो फेट एंड अदर टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन होंगे, मतलब कि फेट एंड टिश्यू प्रोटीन, ये चाहेंगे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इनके अंदर से एटीपी बनेंगे। फेट एंड टिश्यू प्रोटीन मोबिलाइज टू सप्लाई द एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। रेगुलर एक्टिविटी करने के लिए इसको एटीपी तो चाहिए होंगे। तो ये एटीपी कहाँ से मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं इसके पास, क्योंकि उसको फूड नहीं मिल रहा है। तो फेट एंड जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू है उसके अंदर जो प्रोटीन है, उन सब में से जो एटीपी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होगी, ठीक है। फिर अब क्या है? तो कि ये जो बच्चे हैं उनको इन्फेक्शन होने के बहुत से चांसेस होते हैं। वो इन्फेक्शन क्यों होते हैं उसके मैकेनिज्म भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं उनको बहुत से इन्फेक्शन होते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होती है। एंड इनके अंदर हाइपोग्लाइसेमिया भी होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, तो शुगर कम होगा। तो हाइपोग्लाइसेमिया एंड रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रेस, बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो स्ट्रेस की वजह से कोर्टिसोल रिलीज होगा एंड इसकी वजह से भी मसल वेस्टिंग होगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ क्या है कि हमने यहाँ पे बताया कि इस बच्चे को बहुत से इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो एज एग्जाम्पल इसको टीबी हो गया, तो हमें पता है कि टीबी के अंदर क्या होता है, तो कि फीवर होता है एंड वेट लॉस होता है। वेट लॉस होता है ना, मसल वेस्टिंग उसमें भी वेट लॉस की वजह से होगा। तो टीबी और HIV ऐसे कोई कोई एसोसिएटेड उस बच्चे को इन्फेक्शन लग गए, मतलब कि यहाँ पे जो रिकरेंट इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं उसमें उस बच्चे को HIV या TB ऐसे कोई इन्फेक्शन लग गए, तो उसकी वजह से फर्दर जो मसल वेस्टिंग है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तीनों थी मसल वेस्टिंग की मैकेनिज्म्स। अब क्या होता है कि इसकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट था नहीं, प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी है। अब तो जो फैट था बॉडी के अंदर वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि जो एटीपी रिक्वायरमेंट है रेगुलर एक्टिविटी के लिए वो फैट में से मिल रही होगी। तो उसके फेस के ऊपर जो थोड़ा बहुत फैट होगा वो भी चला जाएगा। बटक्स वाले इलाके के अंदर जो फैट होगा वो भी चला जाएगा। तो स्पेसिफिकली टिपिकली ये मंकी फेसिस देखने को मिलते हैं इस बच्चे के अंदर, मतलब कि
ये फेसिस क्या होता है पता है आपको? तो कि किसी भी डिसीज़ की वजह से उसके फेशियल फीचर्स में जो भी चेंजेस होते हैं, वाइवा में भी ये अलग से पूछ सकते हैं कि भाई वाइवा में फाइनल ईयर की एग्ज़ाम में मेडिसिन में जनरल एग्जामिनेशन आता है ना, उसमें अलग अलग टाइप के फेस के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। मैं हमारी जो प्रैक्टिकल वाली चैनल है उसके ऊपर फेसिस के ऊपर एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। एज एग्जाम्पल थैलेसेमिया के अंदर अलग से फेस देखने को मिलता है, लेप्रेसी के अंदर, इस तरह से बहुत से डिसीज़ के अंदर टिपिकल फेशियल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही सेम के अंदर जो फेशियल फीचर होगा वो एक उसको बोलते हैं मंकी फेसिस, ठीक है। फिर क्या होगा तो कि जो बटक वाला इलाका है वहाँ से भी फैट लॉस हो गया होगा, तो वो जो अपीयरेंस होगा फैट के बिना बटक्स वाला अपीयरेंस, उसे बोलते हैं बेगी पेंट अपीयरेंस, ठीक है। तो ये सब कुछ देख लिया हमने मसल वेस्टिंग के बारे में। तो हम जो बात कर रहे थे पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस की, उसके अंदर सबसे पहला जो चेंज है मसल वेस्टिंग, उसके बारे में हमने सीख लिया है कि ये क्यों देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन सी 3 चीज़ें देख ली हमने इसके अंदर। सबसे पहला हमने देखा कैलोरी डेफिशिएंसी, उसके बाद हमने देखा कि रिकरेंट इन्फेक्शन एंड हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से स्ट्रेस रिस्पॉन्स की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस रिस्पॉन्स में कोर्टिसोल रिलीज होगा एंड उसकी वजह से वेस्टिंग होगा एंड एसोसिएटेड इन्फेक्शन की वजह से भी फर्दर जो मसल वेस्टिंग है वो इंक्रीज होगा। तो मसल वेस्टिंग की बात कर ली है हमने यहाँ पे। तो मसल वेस्टिंग के बारे में देखने के बाद अब सेकेंड नंबर पे हमें देखना है कि ईडीमा क्यों होता है इन बच्चों के अंदर। वो तो क्या होता है तो कि ये बच्चे जो है वो ठीक से फूड इनटेक नहीं करते, तो फूड के अंदर से हमें प्रोटीन भी मिलता है, तो प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होगी ना। तो ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, अब प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा तो कि प्रोटीन के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो एल्ब्यूमिन होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से मेनली एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होगी। जनरली तो सब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती ही है, बट इडिमा के मैकेनिज्म के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। तो हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया होगा, मतलब कि जो ब्लड है उसके अंदर एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। अब क्या होता है तो कि ये जो हमारी कैपिलरी होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, उसके अंदर जो ब्लड जा रहा होगा तो उसके अंदर जो प्रोटीन है वो कम हो जाएगा। तो जो प्रोटीन है ना वो ऑनकोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। आपको पता हो तो जो ये वेसल्स है उसके अंदर 2 टाइप के प्रेशर होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑनकोटिक प्रेशर। इडिमा की मैकेनिज्म हम डिटेल में नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले वीडियो में देखेंगे, बट जो अभी के लिए आपको इतना जानना ज़रूरी है कि जो एल्ब्यूमिन है वो ऑनकोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। सब जो प्रोटीन होते हैं वो ऑनकोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर जो है प्लाज्मा का वो डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा तो कि फ्लूइड शिफ्ट टू इंटरस्टिशियम, मतलब कि जो फ्लूइड होगा वो वेसल से बाहर निकल जाएगा एंड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भर जाएगा, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं एडिमा, ठीक है। क्या होगा तो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से मेनली एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होगी, हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया होगा, उसकी वजह से जो प्लाज्मा होगा हमारा उसका ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाएगा वेसल से एंड जो फ्लूइड है वो बाहर निकल गया तो मतलब कि बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे जमा हो जाएगा एंड उसको ही हम बोलते हैं एडिमा। अब उसके बाद क्या होगा सेकेंड नंबर पे तो कि फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए, ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स आएगा ये सब कंडीशन की वजह से फ्री रेडिकल जनरेट हो गए एंड ये जो फ्री रेडिकल है वो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे एंड इसकी वजह से जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो भी ठीक से काम नहीं करेगा एंड इसकी वजह से भी फ्लूइड लीक होगा सेल के अंदर से और उस सब जगह से, तो उसकी वजह से भी एडिमा होगा। फिर क्या होगा तो कि ये जो वेसल है उसके अंदर से फ्लूइड जो है तो वो तो बाहर निकला जा रहा है, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर तो ब्लड का कम हो जाएगा, फ्लूइड कम हो जाएगा ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। जो हमारी ब्लड वेसल है ये, तो बॉडी के अंदर फ्लूइड इनफ है बट ये जो फ्लूइड है वो बाहर निकला जा रहा है, यहाँ पे हमने देखा ना उस मैकेनिज्म की वजह से। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ब्लड या वॉल्यूम जो बोल लीजिए आप, वो फ्लूइड कम हो जाएगा, तो हाइपोवॉल्यूमिया होगा। वो जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियम के अंदर जमा हो रहा है, तो जो ब्लड वेसल है उसके अंदर
जो फ्लूइड है वो कम हो जाएगा। तो ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड कम हो गया है तो जो किडनी के अंदर जो ब्लड जाएगा, किडनी के अंदर जो वेसल्स है वहाँ पर जो फ्लूइड जाएगा वो कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से GFR डिक्रीज हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड किडनी के अंदर वो GFR डिक्रीज हो गया तो रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगी एंड इसकी वजह से सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होगा एंड फर्दर इडिमा होगा। फिर लास्ट में क्या है तो कि ल्यूकोट्राइन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड ये जो ल्यूकोट्राइन है वो वेसोडाइलेटेशन कराते हैं, ठीक है। तो वेसोडाइलेटेशन होगा तो फर्दर हाइपोवॉल्यूमिया होगा। क्यों? क्योंकि जनरली जो हमारी ब्लड वेसल हमारी, मान लीजिए कि ये जो है वो हमारी ब्लड वेसल है, यहाँ से फ्लूइड जा रहा है तो ब्लड वेसल जो है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन होना ज़रूरी है ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी की वजह से फ्लूइड जो है वो ब्लड है हमारा वो आगे की तरफ फ्लो होता है एंड यहाँ पे ल्यूकोट्राइन की वजह से क्या होगा तो कि वेसोडाइलेटेशन होगा एंड जो फ्लूइड है वो आगे की तरफ फोर्स से नहीं जा पाएगा, ठीक है। एंड वेसोडाइलेटेशन की वजह से फर्दर हाइपोवॉल्यूमिया होगा एंड हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से यहाँ पे जो हमने देखा वो फिर से रिपीट होगा एंड इसकी वजह से क्या होगा तो कि जो हमारी रास सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगी एंड ट्यूब जो है हमारी नेफ्रॉन्स है उसके अंदर से सोल्ट एंड वाटर का रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगा एंड उसकी वजह से भी इडीमा होगा, ठीक है। तो ये थी एडिमा की मैकेनिज्म। अगर आपको सब नहीं करनी है, सब नहीं याद रखनी है तो आप इसमें से एक या दो याद रख सकते हैं, ठीक है। मेनली अगर आपको एक ही याद रखनी हो तो ये याद रखना एंड अगर आपको दो याद रखनी हो तो ये एंड अगर सब याद रखनी हो तो भी आप रख सकते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर हमने मसल वेस्टिंग के बारे में देख लिया है, हमने एडिमा के बारे में देख लिया है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके बाद के वीडियो के अंदर हम ये जो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया है एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।